आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम कुछ एसी सर्किट को डिस्कस करेंगे और उसमें पहला सर्किट हम ले रहे हैं एसी थ्रू रजिस्टर। यहाँ पर हम एक रजिस्टर को जिसकी रेजिस्टेंस R है तो हमने एसी सोर्स जिसकी EMF E है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दी। अब ये एक एसी सोर्स है तो इसकी EMF की जो इक्वेशन होगी वो होगी EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम एसी जनरेटर के टॉपिक में ड्राइव कर चुके हैं। इस सर्किट के ऊपर अगर हम लूप थ्योरम लगाएं, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएं, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने EMF प्लस VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने VR के साथ नेगेटिव साइन लगाया। उसकी रीजन ये है कि ये क्योंकि एक रेजिस्टर है तो रेजिस्टर में वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, तो उस वोल्टेज के ड्रॉप होने की वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन लगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन में EMF प्लस माइनस माइनस VR इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं कि VR इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो VR इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब अगर हम ओहम्स लॉ को यूज करें, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से I की वैल्यू निकाली जाए तो V ओवर R, और फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो इक्वेशन 1 में जो V की वैल्यू थी वो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी थी, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे इस V की जगह पुट कर दी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ऑफ ओमेगा। E नॉट इज द मैक्सिमम EMF और पीक वैल्यू ऑफ EMF। अब अगर आप यहाँ पे देखें ओम्स लॉ को अगर हम दोबारा यूज करें, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R, यहाँ मैं वोल्टेज को रिप्लेस कर रहा हूँ EMF से, जो कि हम कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू E ओवर R। अब अगर यहाँ पे ये जो EMF है इसको मैं मैक्सिमम EMF ले लूं, यानी E नॉट कह दूं, ये जो करंट होगा ये भी मैक्सिमम करंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि E नॉट ओवर R इज इक्वल टू I नॉट। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन में E नॉट ओवर R आ रहा है ये हमारे पास इक्वल होगा I नॉट के मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन थी और इक्वेशन 2 हमारे पास करंट की इक्वेशन, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों साइन ओमेगा टी के फंक्शन। अगर दोनों साइन ओमेगा टी के फंक्शन है तो इसका ये मतलब है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है थ्रू रजिस्टर। हम ये कह सकते हैं कि बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज थ्रू रजिस्टर। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर साइन वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। इट इज स्केल्ड लाइन whose length represent an AC quantity that has both magnitude and direction। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये तो पता चल गया कि करंट और वोल्टेज दोनों ही साइन ओमेगा टी के फंक्शन है। अगर दोनों साइन ओमेगा टी के फंक्शन है तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं है, वो इन फेस है। तो अगर मैं उनका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये आप देख सकते हैं कि दोनों वोल्टेज और करंट जो है वो एक ही वक्त में 0 हो रहे हैं और एक ही वक्त में वो मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों इन फेस हैं। तो अगर अब हम इसकी फेसर डायग्राम ड्रा करें तो वो फेसर डायग्राम कुछ इस तरह से आएगी। ये फेसर डायग्राम ये शो कर रही है कि करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेस है। यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड कम था इसलिए हमने उसकी जो लेंथ है फेसर की वो कम रखी है। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा था, वोल्टेज की लेंथ जो है वो हमने ज्यादा रखी। अब हम बात करते हैं पावर डेसिपेशन की। वो ग्राफ जो हमने पहले ड्रा किया था, अगर आप उस ग्राफ को देखें जिसमें हमने करंट और वोल्टेज की वेव को ड्रा किया था, तो उस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो करंट है वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, और अगर हम उसका एवरेज ले लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो अगर करंट ऑसिलेट कर रहा है तो इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ तो वो कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ।
और जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और वो थर्मल एनर्जी अपीयर होगी एज अ पावर लॉस इन अ रेजिस्टर। अब कितना पावर लॉस होगा उसको देखने के लिए हमने पावर का फार्मूला लिखा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू वी आई, फिर ओहम्स लॉ को यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से V की वैल्यू को इस पावर के फार्मूले में पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसको हमने इक्वेशन 3 कह दी। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I की वैल्यू को इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। अब हम दोनों तरफ एवरेज ले रहे हैं, ये एवरेज पावर आ गई इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। अब ये चीज हमें पता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0 ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, बट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2। इसको हम आगे चलकर प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रख लें। अगर ये चीज हम यहाँ पे पुट करें तो अबव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी जो है वो आ जाएगी 1/2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इंटू आर। फ्रेंड हमें पता है कि अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला लिखें वो होता है IRMS is equal to I naught divided by square root of 2. I naught is the peak value of current. इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू आर। तो ये पावर डेसिपेशन का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा।